हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपके चैप्टर का। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से फर्स्ट चैप्टर है ये, और इसमें हम ओन इक्वालिटी पर पढ़ रहे थे। और इन ओन इक्वालिटी के 3-4 उदाहरणों में से जो एग्जांपल है उसमें से पता चला कि किस तरह से पूरे विश्व में और भारत में भी बहुत तरह के भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल में है, चाहे वो भारत जैसे देश में कास्ट सिस्टम से हैं, या बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग भारत रिलीजन के आधार पर भेदभाव है, जैसे मिस्टर अंसारी का केस था। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे यूरोपियन कंट्री, वो नस्ल के आधार पर भेदभाव के शिकार हैं। देखो नस्ल भेद कैसे, देख, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते रहते हैं सदियों से। और इसलिए क्या होता है, वहाँ का समाज भिन्न भिन्न नस्लों के लोग, धर्मों के लोगों वाला हो जाता है। लेकिन कालांतर में इसी को भेदभाव मान लिया जाता है। जैसे अमेरिका में जब उद्योग लगे 17वीं-18वीं शताब्दी में, 19वीं में, तो क्या हुआ, जो अफ्रीका के जो लोग थे, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, देखा करो मैप, यहाँ से इन्होंने पकड़ पकड़ के लोग लेके आए, उनको दास बनाया, गुलाम बनाया, चेनों में रखा, चेनों में बांध कर रखा और उनसे काम करवाया, जानवरों की तरह रखा। और अंत में अमेरिका में 1865 में एक राष्ट्रपति हुए, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने क्या किया, ये इन दासों को गुलाम कर दिया। वैसे अमेरिका के टूटने के भी आसार हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब्राहम लिंकन ने इसको ख़त्म किया। लेकिन ख़त्म करने के बाद भी उन्हें इक्वल दर्जा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, और बहुत जुल्म उन पर होते थे। और अंत में वहाँ भी एक आंदोलन चला, जिसका जिक्र हम आगे पढ़ेंगे। तो मेनली किस किस के आधार पर भेदभाव होता है? रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस, बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कश्मीरी हो, आप बंगाली हो, आपका धर्म क्या है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रेस क्या है, मंगोलियाड हो, आर्यन है, यूरोपियन है, या आपकी कास्ट, जाति, ब्राह्मण क्या हो, आप शूद्र हो, किस तरह से। और कई बार तो क्या होता था, अब तो आपको ये अजीब सी बात लगती होगी, लेकिन अगर आप 20-50 साल की हिस्ट्री की देखोगे, 1947 या इससे पहले और इसके 20-30 साल बाद भी, हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह थी समाज में, जहाँ जो विशेष तरह के विशेष जाति वाले लोगों को प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप, मार्केट में जाने की अनुमति ही नहीं थी। इवन कुएं बनते थे गांव में, इन कुओं से भी, ये कुआं एक ऊंची जाति के लोगों का होता, दूसरा कुआं वो शूद्रों के लिए होता। ये शूद्र जो हैं वो यहाँ से पानी नहीं भरते थे, और ये यहाँ भी पानी नहीं भरते थे, इतना भी है। जो बड़े बड़े तालाब होते थे गांव के जमींदारों के होते थे, अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कभी कहानियाँ पढ़ोगे ना, उसमें इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन बहुत है कि किस तरह से प्यासे बच्चे को भी अगर मटका लेने उसकी माँ जाती है पानी के लिए, तो जमींदार कैसे भगा देते हैं। और अभी आपने सबरीमाला का केस शायद मैंने जिक्र भी किया था पिछली वीडियो में, एक मंदिर है, वहाँ जाने से मना कर दिया था। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ शूद्र या महिलाएं प्रवेश नहीं कर पाती। तो इस तरह के क्या है, ऐसे अस्पृश्यता के सिद्धांत बने हुए थे, अनटचेबिलिटी जिसे बोलते हैं, कि छूना नहीं। एक अगर ये ऊंची कास्ट का व्यक्ति है, तो ये अगर नीची कास्ट का व्यक्ति है, ये इसको छू नहीं सकता, ये दूर दूर रहता है। लोग स्नान करते थे भाई पहले, अगर कोई छू लेता था। शुक्र है अब ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम हैं। उसके बाद द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ ग्रांटेड। फिर सरकार को पता था कि हमारा समाज या देश एकजुट नहीं रहेगा जब तक हम ये भेदभाव ख़त्म ना कर दें, जब तक ये भिन्न भिन्न आइडेंटिटी की मैं
हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या ईसाई हूँ या जाट हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, जब तक बंगाली हूँ, अच्छा तो एक आदमी की आइडेंटिटी भिन्न भिन्न हो गई। तो इस तरह से क्या होगा, ये भिन्न भिन्न आइडेंटिटी वाले लोग आपस में फाइट करेंगे, लड़ेंगे। इसलिए इन लोगों की सबकी आइडेंटिटी को ख़त्म करके अपनी कल्चर बोलो, भाषा बोलो, कोई नहीं कहता कि ना बोलो, अपने रीति रिवाज निभाते रहो, लेकिन एक आइडेंटिटी बना दी कि यू आर इंडियन फर्स्ट, आप भारत के नागरिक हो पहले, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी यूज करो। और ये एक बड़ा प्रयास होता है, जब संविधान में लिख दिया जाता है तो सभी को समान लाने की कोशिश की जाती है। पहले तो समान नहीं था ना, एक तो समाज में यहाँ था टॉप पे, और बहुत और जो छोटे छोटे जो विशेष धर्म या जाति के लोग थे वो यहाँ थे। अब इन सबको सारा ये सतर ख़त्म करके एक बना दिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, यू आर इक्वल। और इसके लिए आर्टिकल हमारा 14 आर्टिकल 15, 16, 17, 18 इसमें राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है, याद कर लेना। एक अधिकार हमारा क्या है, पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ओके। और ये दिया हुआ है भारत का संविधान, बड़े होकर आप पढ़ोगे 14 आर्टिकल से लेकर 18 आर्टिकल तक, ओके। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को ज़्यादा अधिकार नहीं देती, सबको इक्वली ट्रीट करती है। लेकिन कई लोगों समझेंगे कि नहीं मैडम रिजर्वेशन दी गई है, ऐसी को पैसे मिलते हैं। देखो बेटा, जब किसी भी समाज को बराबर लाने की कोशिश की जाती है तो कुछ ऐसे तबके जो बहुत पीछे रहे हैं उनको इस तरह की ज़रूरतें होती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे देश में ये सही तरीके से लागू नहीं की गई चीज़, पॉलिटिक्स ज़्यादा आगे बीच में। चलो, इसके लिए तो अभी आप आगे बढ़ोगे। गवर्नमेंट ने एक तो राइट टू इक्वलिटी को ग्रांट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ग्रांटेड का मतलब होता है अगर आपकी कोई ये अधिकार छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। दूसरी, सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और स्कीम चलाए गए हैं जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। डिसएडवांटेज का मतलब जिसको अभी तक लाभ नहीं मिला। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक राशन कार्ड बनता है, किसी का गुलाबी राशन कार्ड है, किसी का पीला राशन कार्ड है। कुछ गैस की कॉपी अगर आपके घर में हो तो देखना आपकी गैस की कॉपी कैसी है, बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ कि नहीं। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो और किसी विशेष जाति से जिसमें आपके टीचर भी काउंट करते होंगे, BC बच्चे बताओ, SC बच्चे बताओ, उसमें महीने दर महीने कुछ आपको ड्रेसेस या वैसे पैसे मिलते हैं। तो ये किस लिए दिए जाते हैं, ताकि वो गरीब बच्चे भी स्कूलों में पढ़ सकें और उनकी स्थिति भी अच्छी हो सके, ठीक है। अगर वो असमान है दूसरों से, उनको समान लाने की कोशिश की जाए, ठीक है। In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। जो लंबे समय से बहुत जिनको सही ढंग से ट्रीट नहीं किया, जिनके साथ समाज ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसमें से एक औरत भी है, उनको महत्वपूर्ण कुछ रिजर्वेशन या कुछ स्कीम्स के माध्यम से उनकी हेल्प की जाती है। जैसे कई टीचर्स की नौकरी होती है तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। इसी तरह पंचायतों में भागीदारी महिलाओं की कम थी तो उनको पंचायतों में भागीदारी देने के लिए 33% आरक्षण दिया है, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी दूसरे जो लोग हैं उनके साथ समाज में जीवन जी सकें। अभी जैसे कोविड-19 की बीमारी चल रही है तो ऐसे घरों में खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आंगनवाड़ी के माध्यम से या स्कूल के में मिड डे मील के माध्यम से, जिनके थोड़े से हालत ख़राब हैं और जो इस मुसीबत के समय में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। One of the step taken by the government include the mid day meal scheme। मिड डे मील स्कीम इसीलिए शुरू की थी
जैसे तमिलनाडु में एक किताब लिखने वाले थे व्यक्ति, अब रिसर्च स्कॉलर, आप नहीं समझोगे रिसर्च क्या होता है, जब वे लोग एक हाई डिग्री के लिए रिसर्च करते हैं। उसने पाया कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें अपने 2 या 3 वक्त की जितनी भी रोटी है उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है, किसी जमींदार के यहाँ पशु चराने पड़ते हैं, वो अपनी रोटी के जुगाड़ करने के लिए नहीं आता। तो उसकी रिसर्च को देखते उन्होंने कहा अपनी रिसर्च में किताब में कि अगर इन बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाए तो हो सकता है ये इनकी एक तो ये समस्या दूर हो जाएगी खाने की, मेल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा इनके अंदर और दूसरे जो है ये स्कूल में भी आएंगे। तो सबसे पहले 2001 में ये स्कीम तमिलनाडु में लागू की गई, ये याद रखना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको स्कूल में लागू करें। और आज देखोगे आप सरकारी स्कूल में जाकर देखो तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है बच्चों को, हेल्दी होते हैं बच्चे। One step of taken by the government include the midday meal scheme. This refer to programs introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch. पहले तो 5वीं तक के स्कूलों में जिन्हें एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं और बाद में ये मिडिल स्कूलों तक हरियाणा में लागू किया गया। तमिलनाडु was the first state to India to introduce this scheme. In 2001, the Supreme Court asked all state government to begin this program in their school with 6 month. This program had many positive effect और इसके बड़े अच्छे असर हुए। अच्छे असर में जैसे this include the fact that many positive poor people जो बहुत सारे गरीब बच्चे थे जो अपने खाने के लिए बाहर घूमते रहते थे, अब वो कहाँ आने लगे, स्कूलों में आने लगे। बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट इनका आया। और these include the fact that poor children have begun enrolling regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch. और कई बार क्या होते थे, जो बच्चे भोजन के लिए घर जाते थे वो दोबारा स्कूल आते ही नहीं थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो दूर हो गई मिड डे मील मिलने से। ठीक है। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home. और कई उनकी माताएं को भी काम छोड़कर घर आना पड़ता था उन्हें भोजन देने के लिए, तो उनका भी काम अब इंटरप्ट नहीं होता था, मतलब वो भी छोड़कर नहीं आती थी और काम उनका सही ढंग से चल रहा था। तो इस तरह से now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste procedures because lower and upper caste children in the social eat this meal together. और इससे क्या हुआ, जो ये शूद्र और अपर कास्ट का बीच में दूरी थी कि जो बच्चे अलग अलग खाना खाते थे, पानी पीते थे, अब वो साथ में बैठकर ही क्या है खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने। दलित वोमेन ही खाना बनाने के लिए हायर की गई, अब वो भी है कि दलित के हाथ का नहीं खाएंगे। The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. देखो कितनी गलत बात होती है, एक बच्चा जो है वो भूखा घर से आता और सारे दिन क्लास में वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसका पेट जो है भरा नहीं था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। While government program play an important role in increasing equality of the opportunity, there is much that still need to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in school, there continue to be a big differences in our country between school that reach attend and those that while government program मतलब ये क्या कह रहा है कि एक तरफ तो हमारे धनी लोग हैं और उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, वो बहुत टॉप के जो स्कूल हैं वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में वो लोग जाते हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं होता, पुअर चिल्ड्रन होते हैं।
और इसलिए फिर एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारे यहाँ गैप पैदा हो रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे ही बड़ी बड़ी पोस्टों पर सवार हो जाते हैं और फिर जो बच्चे गरीब के हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, वो उनको उनसे फाइट नहीं कर पाते नौकरियों में, अपॉर्चुनिटीज़ में, और ये भी एक बड़े गैप का कारण है भारत में। उसके बाद वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ दे कंटिन्यू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। देखो हम क्यों नहीं मिट पा रही, क्योंकि इस चीज़ के हम हैबिचुअल हो चुके हैं। ना तो जो ट्रीट होता है उसको लगता है कि ये कुछ गलत है, और ना ही जो ट्रीट कर रहा है उसको ये लगता है कि वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो इकोनॉमिक स्टेटस उसका कमज़ोर है तो उसके कर्मों के कारण है। मतलब हमारे जो संस्कृति है ना, वो भी तो गरीब और अमीर के बीच के भेदभाव को सपोर्ट करती है, और इसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। कई बार ये कह दिया जाता है कि ये जो वो रिलीजन, कास्ट, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस का कारण क्या है भेदभाव का, या तो वो किसी दूसरे धर्म के हैं, या वो डिसेबल हैं, या उनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत पुअर है, या वो वुमेन है। तो अपने वो अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है जी, वुमेन हूँ, मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती, या मुझे नहीं घूमना चाहिए, या मेरी आज़ादी कुछ नहीं है। मतलब इस तरह की बातें जो उन्हें सिखाई जाती हैं उनमें वो ढल जाते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। लेकिन ये कब होगा? जब हर व्यक्ति अपनी डिग्निटी को पहचानेगा और ये महसूस करेगा कि मेरे भी वो अधिकार हैं, मुझे भी वो सब चाहिए, मैं भी वो सब डिजर्व करता हूँ जो दूसरे करते हैं, और मेरे साथ भी इक्वली व्यवहार करना चाहिए ताकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुँचे। दैट पर्सन एटीट्यूड कैन चेंज, और इस तरह से व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो समाज में फैले हुए अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। जैसे वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ने ये स्वीकार नहीं किया कि हम शूद्र हैं तो हम यहाँ झाड़ू लगाने के लिए ही हैं, बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपनी डिग्निटी के लिए चैलेंज किया समाज को। जब हर व्यक्ति, औरत, रिलीजन के आधार पर, जाति या कास्ट, जेंडर के आधार पर जो इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं, जब इस तरह की चैलेंज करेंगे तभी ये चीज़ें मिट पाएंगी। कानून ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अपने राइट्स के प्रति व्यक्ति को खुद भी अवेयर होना पड़ता है। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, मतलब दूसरे देशों में क्या हाल है? दूसरे देशों में भी यही हाल है। यू आर प्रोबेबली, हमारे से भी बुरे हाल है। वहाँ तो देश बट जाते हैं नस्ल के आधार पर। हमारा भी देश बटा है रिलीजन के आधार पर। बहुत लंबे खून खराबे से वे देश गुजरे हैं। एक ही धर्म में कई जैसे यूरोपियन धर्म में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक धर्म है, आपको पता, क्रिश्चियन है वहाँ। लेकिन क्रिश्चियन भी दो तरह के हैं, एक कैथोलिक हैं, एक प्रोटेस्टेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग मानते हैं। हिंदुओं, इसी तरह मुस्लिम धर्म में शिया हैं, सुन्नी हैं, वो भी अपने आप को अलग मानते हैं। मतलब जब आदमी डिवीजन पर आता है ना, तोड़ने पर, वो पता नहीं कितने क्या सेक्ट बना लेता है, क्या क्या रिलीजन बना लेता है। तो दूसरे देशों में भी ऐसा है। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to be exist। क्या आप सिर्फ ये मानते हो कि इंडिया में ही इस तरह की इनइक्वालिटी है, या हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल्स। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज इस तरह के स्ट्रगल कर रही हैं,
वहाँ तो महिलाओं को अधिकार वोट का बहुत लेट मिला था, 200 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन, मैंने बताया ना जिन्हें 10 बनाकर अफ्रीका से लाया गया था अमेरिका में उद्योगों को काम करवाने के लिए, वो आजाद तो हो गए थे 1865 में, लेकिन अभी तक उनको राइट्स नहीं दिए गए थे। उन्हें अब भी इसी तरह इक्वालिटी का व्यवहार सहन करना पड़ता था। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन एंड अमेरिकन। और 1950 के आसपास वहाँ आंदोलन चला कि हमें भी वो अधिकार मिलने चाहिए जैसे अमेरिका के दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में हमारे साथ वे व्यवहार नहीं हो रहा जो हमारी डिग्निटी के लिए हो, हमें डिसरिस्पेक्टफुल रूप से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाई बस, जब वो बस में ट्रैवल करते थे, बाई देयर हैड टू सिट एट बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट वेन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट। और अगर वो सीट पर होते तो उन्हें बस में सीट से खड़ा होना पड़ता, क्योंकि अगर कोई गोरा बस में चढ़ जाता और उसको सीट न मिलती तो काले लोगों को सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रोजा पार्क, इसका नाम याद रखना भाई, 1913 में जन्मी ये, 2005 में मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही 15 साल पहले उनकी डेथ हुई। वो वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वोमन, वो भी एक वोमन थी और एक दिन वो काम से लौट रही थी, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, और जैसे ही वो बस में बैठी और कोई गोरे ने कहा कि आप खड़े हो यहाँ से, उन्होंने मना कर दिया कि मैं सारा दिन की थकी हारी हूँ, मैं नहीं खड़ी होंगी आपके लिए बस से। तो इस तरह से फिर उसने ये मूवमेंट चलाया और अंत में उनकी विजय हुई। रोजा पार्क वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वोमन टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, लंबे काम के कारण वो थक गई थी, तो सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन, इसलिए उसने एक गोरे को सीट देने से मना कर दिया। देखो थोड़े से संस्कार तो भारत में बचे हुए हैं, आज भी पुरुष हमारे यहाँ महिलाओं को सीट दे देते हैं बिना उनका धर्म जात जाने बिना, और वहाँ एक लेडी को, आदमी को सीट मजबूरी देनी पड़ रही है, जबकि चाहे आदमी हट्टा कट्टा हो। दिसंबर 1955 की ये बात है। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्ट ए हज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। वो उसका जो ये रिफ्यूजल था, ये इनकार था, तो बहुत बड़ा एजिटेशन, विरोध लेकर आया। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने लड़ाई लड़ने शुरू कर दी। ये रोजा पार्क है, और इसलिए इस युद्ध को, जो सिविल मूवमेंट चला, उसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, कि हमें भी नागरिक, इसका नाम था हिंदी में नागरिक अधिकार आंदोलन। इसको आप 9th में जाके अच्छी तरीके से पढ़ोगे, ठीक है? ओह सॉरी 10th में। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड, और जब इनका आंदोलन बहुत बढ़ गया तो एक एक्ट पास किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1964 में, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जिसमें कहा गया कि नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और ना ही किसी नेशनल ओरिजिन, मतलब किसी राष्ट्र के हो आप वहाँ, तब भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इट वाज आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। और उन्होंने कहा अमेरिकन अफ्रीकन जो बच्चे हैं वो वहाँ जा पढ़ सकते हैं जहाँ वाइट्स या अदर अमेरिकन के बच्चे पढ़ते हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं स्कूलों में जाएं जहाँ जो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। हाउ डिस्पाइट दिस ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। सारे अधिकार दे दिए लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो। खैर गरीबी तो कई बार उनके अपनी वजह से भी होते हैं।
Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teacher as compared to white student who either go to private school or live in area where the government school are as highly मतलब जो अमेरिकन बच्चे हैं वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ काले बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फीस, और उनके टीचर जो हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, फैसिलिटी बहुत कम है उन स्कूलों में, और जो गोरे बच्चे हैं जहाँ जा रहे हैं उन स्कूलों में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का जब एजुकेशन में भेदभाव होता है ना, देखो अगर भारत की सरकार इक्वली लाना ही चाहती है तो ये रिजर्वेशन एक सही रास्ता मुझे तो नहीं लगता, बाकी हो सकता है। जरूरी है कि आपकी एजुकेशन बराबर कर दो आप। अगर एक ही क्लास में बैठ के 2 बच्चे एजुकेशन लेंगे तो उनका भविष्य एक जैसा ही हो सकता, अगर एक बच्चा जो पुअर बच्चा है वो भी रिच जितनी मेहनत करे। जब तक ये स्कूल्स का गैप रहेगा ना, एजुकेशन का, सोसाइटी में गैप ऐसे ही रहेंगे। देखो कैसे, मान लो एक रिजर्वेशन लिए व्यक्ति बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस पे, उसके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में जा रहे हैं, ओके, वे बच्चे, अब उसी जाति का बच्चा एक गांव में रह रहा है, उसके माँ बाप अभी तक मजदूरी कर रहे हैं और वो बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। एक ही जाति के बच्चे, एक हाईली एजुकेटेड है, लेकिन जब वो नौकरी लगेंगे ना तो इस बच्चे को गांव वाले को इस हाईली एजुकेटेड बच्चे से कंपेयर किया जाएगा। क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि इसके इतने जैसा मतलब क्वालिफाइड बन जाए, इतना इंटेलिजेंट हो जाए? तो सबसे बड़ा जो सुधार होना चाहिए वो एजुकेशन का होना चाहिए, फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि सब बच्चों की समान शिक्षा हो। फिर देखिए आपको किसी को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब एजुकेशन एक जैसी होगी तो आगे जाके परिणाम एकदम ना निकले, लेकिन परिणाम आएंगे और जो सोसाइटी है वो इक्वल होगी। और अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें बच्चे जो पढ़ रहे हैं अमीर घरों के, वो अमीर ही रह जाते हैं, बड़े बड़े हाईली कोर्सेज करते हैं, और उनको जो दी गई है फैसिलिटीज़ वगैरह अफ्रीकन अमेरिकन को भी, तो भी उनके बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो रोजा पार्कर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन है। ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी और इसने सिविल राइट्स मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप लिख सकते हो। उसके बाद है एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ, मैंने बताया हमारा एक राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है भाई, राइट टू इक्वालिटी का एक अधिकार है। 6 राइट्स हैं भारत के नागरिकों के पास, उनमें से एक राइट है इक्वालिटी का, वो है 14 से 18। तो 15 आर्टिकल को इन्होंने मेन लिया है, मैं बता देती हूँ। फिर 14 में क्या है, इक्वल बिफोर लॉ, मतलब हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, मतलब कानून सबको एक जैसी नज़र से देखता है। जैसे वो पट्टी नहीं बांध रहा होता है जो न्याय की देवी होती है, इसका मतलब जब उसके सामने न्याय कर रही होती है तो उसके सामने कोई नहीं होता। 14 में इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ एंड इक्वल बिफोर लॉ का सिद्धांत है। 15 में क्या है, 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे किसी स्कूल में एडमिशन लो, चाहे किसी नौकरियों में जाए, तो भेदभाव नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी दैम बी सब्जेक्टेड ऑफ एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स। ठीक है, इसके आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता कहाँ जाने से, पब्लिक शॉप पे, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में, इस तरह से जो आम सार्वजनिक स्थल हैं उन पर जाने से उन्हें रोक नहीं सकता कोई भी। 16 में नौकरियों में समान अवसर की बात की गई है। 70 में
अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात की गई है। और 18 अभी तुम रहने दो, बाद में पढ़ लेना जब 9th में आओगे। अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी है हर देश में, तो ये चीज़ें कैसे बदल रही हैं। नाउ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। और वो कब कंप्लीट डेमोक्रेटिक बनेगा? डेमोक्रेटिक का मतलब इलेक्शन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं भाई। जनता द्वारा चुनी गवर्नमेंट जब शासन चलाती है तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी ये भी है जब उसका हर नागरिक इक्वल होगा, उसके साथ इक्वलिटी से व्यवहार किया जाएगा और उसे ये लगेगा कि मैं अन्य लोगों के समान ही हूँ और मेरे साथ कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।